वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक SN1 मैकेनिज़्म। और इस वीडियो लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म। दोनों हम लोग देख चुके हैं, SN1 भी देख चुके हैं, SN2 भी देख चुके हैं। तो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, SN1 SN2 मैकेनिज़्म किन फैक्टर से जो है तो अफेक्टेड होता है, ये हमें देखना है। तो 3 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं जो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म पर अफेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए, पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो हमारे SN1 और SN2 मैकेनिज़्म पर अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है हमारा रिएक्टेंट, हमारा अल्किल हैलाइड या हैलो अल्केन किस तरह का है, उसका नेचर, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, किस तरह का है। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट जो होता है वो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म पर अफेक्ट करता है। किस तरह करता है हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि हम वन बाय वन बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज़्म की। किसकी हम बात करते हैं? SN2 की बात करते हैं कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट जो होता है वो SN2 पर किस तरह अफेक्ट करता है। तो SN2 मैकेनिज़्म में आपको पता है कि एक जो है तो पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, मतलब होता क्या है कि कार्बन और लीविंग ग्रुप जो है वो पार्शियली बॉन्डेड होता है और हमारा न्यूक्लियोफाइल भी जो है तो वो पार्शियली बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन्स है, यहाँ हमारा लिविंग ग्रुप है Br और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है OH। इस तरीके से हमारा जो है तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये हाफ माइनस कैरी करता है और ये भी हाफ माइनस कैरी करता है। ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट जो बनता है तो ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है। 5 जो ग्रुप्स या एटम्स कार्बन से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बल्कीनेस आ जाए, एटम्स बड़े बड़े हो जाए तो क्राउडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा और क्राउडिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का अटैचमेंट जो है वो कार्बन एटम से होना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा। बल्कीनेस बढ़ेगा तो होगा क्या कि जिसकी वजह से जो तो हमारा फिर एटम्स का अटैचमेंट, लिविंग ग्रुप का अटैचमेंट और न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट जो है तो ईजीली नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल तो हो गया मिथिल का। किस एग्जाम्पल है ये? मिथिल ग्रुप का। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए SN2 मैकेनिज़्म के लिए जो हमारा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट है वो कैसे डिपेंड करता है। तो ये हमारा मिथिल ग्रुप वाला सबस्ट्रेट है। तो मिथिल ग्रुप वाला होता है तो यहाँ पर बल्कीनेस कम होता है, हाइड्रोजन एटम्स की साइज छोटी होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट जो है तो इजीली हो जाता है क्योंकि बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है। तो दोनों काम होने के लिए ये जो एटम्स हैं वो इतना अफेक्ट नहीं करते क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारा अल्किल हैलाइड जो है तो प्राइमरी है तो प्राइमरी में होगा क्या कि एक जो है तो अल्किल ग्रुप रहेगा। फॉर एग्जांपल एक मिथिल ग्रुप है तो ये मिथिल ग्रुप की साइज थोड़ी बल्कि है, बड़ा एटम ग्रुप होता है तो एक ही है लेकिन और ये 2 छोटे एटम्स हैं, हाइड्रोजन ये 2 छोटे हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल जो हाफ माइनस और हैलोजेंस हाफ माइनस चार्ज कैरी करते हैं, पार्शियल बॉन्ड से अटैच रहते हैं कार्बन से, और ये 2 छोटे एटम्स हैं इसलिए यहाँ पर भी जो है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का ब्रेकिंग ये साइमल्टेनियसली हो सकती है क्योंकि 2 एटम्स यहाँ पर छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी की। ये एग्जांपल सेकेंडरी अल्किल हैलाइड का है। ये कार्बन है, इससे 2 अल्किल ग्रुप अटैच हैं और ये X जिससे अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ होगा क्या कि 2 बल्कि ग्रुप्स यहाँ पर जुड़ गए हैं, 2 बल्कि ग्रुप्स हैं, मिथिल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर हिंड्रेंस बढ़ गया है, यहाँ पर जो है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया है। 2 बड़े ग्रुप्स होने की वजह से लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ में पार्शियल बॉन्ड से अटैचमेंट उतना ज़्यादा फीजिएबल, उतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा जितना यहाँ पर और यहाँ पर था। इसलिए होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल और एक्स का बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली करना यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्किल हैलाइड और एज कम्पेयर टू मिथिल हैलाइड। और लास्ट एग्जाम्पल जो है वो टर्शरी का है।
तीन अल्किल ग्रुप अटैच है कार्बन से, तो यहाँ पर तीनों भी बल्कि एटम्स अटैच होने की वजह से होगा क्या कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो पहले से ही थी, अब ये 5 हो जा रहा है वैलेंसी। तो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए भी जो तो ये डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे बल्कि एटम्स, और लिविंग ग्रुप को लिव करने के लिए भी ये जो बड़ा ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इसकी वजह से होगा ये कि टर्शियरी अल्किल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म नहीं शो करेंगे और प्राइमरी अल्किल हैलाइड इजीली शो करेंगे, या मिथिल हैलाइड इजीली SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो ये था नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में SN2 मैकेनिज्म के लिए। अब हम देखते हैं SN1 के लिए। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं SN1 मैकेनिज्म के लिए नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या होगा। तो आपको पता है SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारा सिर्फ अल्किल हैलाइड जो होता है वही इन्फ्लुएंस करता है, और फर्स्ट स्टेप में कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है और एज अ इंटरमीडिएट प्लेनर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इन SN1 मैकेनिज्म प्लेनर कार्बोकैटायन इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी या मिथिल ग्रुप की, मिथिल ग्रुप वाला अगर हमारा अल्किल हैलाइड है HH और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर, तो ये छोटे एटम्स हैं। ये एटम्स कैसे हैं? स्मॉल एटम्स हैं, और स्मॉल एटम्स होने की वजह से होगा ये कि ये यहाँ पर जो पहले से ये करीब थे, जब 4 वैलेंसीज थी तो इनका जो अरेंजमेंट था वो टेट्राहेड्रल था, और इनका बल्कीनेस पहले ही कम था, लेकिन एक लिविंग ग्रुप जाने के बाद और इसमें जो तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, ये और दूर दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स होने की वजह से स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर बल्कि एटम्स रहेंगे, बड़े एटम्स रहेंगे, बड़े ग्रुप्स रहेंगे, तो होगा ये कि जैसे ही लिविंग ग्रुप चला जाएगा फ्लैट मॉलिक्यूल, फ्लैट कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो बल्कि एटम्स भी अगर यहाँ पर अटैच है तब भी जो है तो वो फ्लैट मॉलिक्यूल होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ये मिथिल ग्रुप है कार्बोकैटायन के लिए। नेक्स्ट ये C, यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप आ गया है, यहाँ एक H है, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये जो मिथिल ग्रुप वाला अल्किल ग्रुप है, एक अल्किल ग्रुप यहाँ पर है, मतलब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और प्राइमरी अल्किल हैलाइड से बना है, तो यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट करता है, जबकि ये 2 एटम्स यहाँ पर छोटे हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो है तो 2 बल्कि ग्रुप्स हैं, यहाँ पर ये 2 मिथिल ग्रुप्स हैं, 2 बल्कि ग्रुप्स हैं, लेकिन ये एक जो हाइड्रोजन है इसकी साइज छोटी है। नेक्स्ट थिंग ये टर्शरी है, टर्शरी में तीनों बल्कि ग्रुप्स हैं, तीनों भी कैसे हैं? बल्कि ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोजन रहेंगे हमारे। तो यहाँ पर जो है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि फ्लैट मॉलिक्यूल है, ये एक ही प्लेन में रहेगा, तो बल्कि ग्रुप्स जो है का अरेंजमेंट जो है तो स्पेस में फैल जाएगा, ज़्यादा स्पेस उनको मिलेगा, तो बल्कि एटम्स ज़्यादा इजीली कार्बोकैटायन से अटैच हो सकते हैं। तो टर्शरी अल्किल हैलाइड्स ज़्यादा फीजिएबल होते हैं कार्बोकैटायन फॉर्म करने के लिए, इसीलिए जो है तो टर्शरी अल्किल हैलाइड शो करते हैं SN1 मैकेनिज्म, और उतना ही कम प्राइमरी अल्किल हैलाइड और मिथिल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी होती है SN1 के लिए। अगला फैक्टर जो इस पे इन्फ्लुएंस करता है कि अगर हमारा अल्किल हैलाइड टर्शरी हो, तो टर्शरी अल्किल हैलाइड्स में जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये अल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं अल्किल कार्बोकैटायन की तरफ। यहाँ पर ये एक ही रिलीजिंग इफेक्ट है, यहाँ पर यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर ये एक ही ग्रुप से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट मिलता है। तो 3 अल्किल ग्रुप्स होते हैं टर्शरी में, और तीनों अल्किल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं कार्बोकैटायन वाले कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है
तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है इन केस ऑफ टर्शियरी अल्किल हैलाइड। नेक्स्ट थिंग, अगर जो अल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन रखते हो, अल्फा हाइड्रोजन रखते हो, जैसा कि ये जो है ये अल्फा हाइड्रोजन रखता है, मतलब ये इस कार्बन से हमारा ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके पास जो हाइड्रोजन्स है वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। जो अल्किल ग्रुप्स कार्बोकैटायन वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्किल ग्रुप्स अल्फा, वो कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं और यहाँ पर उससे अटैच हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ये हाइड्रोजन्स रहेंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो टर्शरी में 3 अल्किल ग्रुप्स हैं और तीनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो तीनों भी अल्किल ग्रुप्स के अल्फा हाइड्रोजन्स के जरिए से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 11 पे दिया गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी जो है तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा। ये H यहाँ शिफ्ट हो जाता है और एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है तो चार्ज शिफ्टिंग होती है, या फिर यहाँ पे कार्बन में इस कार्बन डबल बॉन्ड बनता है और ये यहाँ से एज अ H+ निकल जाता है। तो इसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और चार्ज इसका चला जाएगा और H+ यहाँ से निकल जाएगा। फिर जो है तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ से H+ निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स रहेंगे। इस वजह से टर्शरी अल्किल हैलाइड्स SN1 शो करते हैं और यहाँ पर ये सब नहीं हो पाता है मिथिल में और प्राइमरी के केसेस में, इसलिए ये जो है तो SN2 शो करते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड शोज SN2 मैकेनिज्म एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड शोज SN1 मैकेनिज्म। अब रही बात सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं ये वाले, ये दोनों में से भी कोई एक, या तो ये SN1 शो कर देगा या ये SN2 शो करेगा, या फिर ये मिक्स्ड मैकेनिज्म भी शो करता है। फॉर एग्जांपल हमने जो है तो ये 10 ग्राम लिया, तो 10 ग्राम में से जो है तो 5 ग्राम SN1 शो कर देगा और 5 ग्राम SN2 शो कर देगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के ग्रुप्स अटैच हैं। सेकेंडरी में डिपेंड करता है कि किस तरह के अल्किल ग्रुप्स, किस तरह के 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है तो जुड़े हुए हैं, उन पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या करेगा, SN1 करेगा, SN2 करेगा या फिर मिक्स्ड मैकेनिज्म शो करेगा। इतने याद रखिए कि टर्शरी SN1, प्राइमरी SN2, मिथिल SN2 शो करता है। तो ये था फर्स्ट नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। समझ में आ गया है कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट किस तरह इन्फ्लुएंस करता है SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर। अब सेकंड टॉपिक देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए। नाउ सेकंड फैक्टर which affects the mechanism of SN1 and SN2, that is न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी भी जो है तो अफेक्ट करती है। नाउ इसको समझने के आपको ये मालूम चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पेसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं और बाय यूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर वो जो है तो कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज ये लेविस के हिसाब से ये बेस होते हैं। एसिड्स और बेसिस के 3 थ्योरीज आपको दिए गए हैं, अरेनियस, लेविस एंड लॉरियन ब्रॉन्स्टेड। उसमें से जो ये है न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज को लेविस के कंसेप्ट के हिसाब से बेसिस कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये होता है कि हाउ स्ट्रांगली द न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स, कितना स्ट्रांगली वो रिएक्ट करता है, मतलब कितना स्ट्रांग लेविस बेस है, लेविस बेस जो है वो कितना स्ट्रांग है, कितनी जल्दी वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये होती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह अफेक्ट करती है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं SN2 के लिए। SN2 के लिए तो SN2 में आपको मालूम है कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है, मतलब जिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही हमारा न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, लेविस बेस जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ज़्यादा जो है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा। और जितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगी, जितना
उसका अटैकिंग करने का की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कम रहेगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा SN2 मैकेनिज्म का। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का इन्फ्लुएंस SN2 मैकेनिज्म में होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड वीक न्यूक्लियोफाइल्स डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब SN1 के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या इफेक्ट होता है? तो SN1 में आपको मालूम है कि पहले शुरू बॉन्ड ब्रेक हो जाता है रिएजेंट का और प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई अफेक्ट नहीं होता है। SN1 मैकेनिज्म डज नॉट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट बिकॉज in SN1 mechanism first bond breaking takes place, planar carbocation is formed, then attack of nucleophile takes place. That's why nucleophilicity does not affect the rate of chemical reaction of SN1 mechanism। ठीक है, SN1 mechanism के rate of chemical reaction को nucleophilicity affect नहीं करती है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हो जाती है, तब तक ये वेट करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा फिर अटैक करेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो ये था सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी। समझ में आ गया है? अब थर्ड देखिए, लास्ट थर्ड फैक्टर देखिए, तीसरा फैक्टर जो हमारे SN1 SN2 मैकेनिज्म पर अफेक्ट करता है वो है सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट जो यूज़ किया जाता है रिएक्शन में वो किस तरह का होना चाहिए? फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म की। सॉल्वेंट पोलैरिटी का SN1 मैकेनिज्म पर क्या इफेक्ट होता है? तो SN1 मैकेनिज्म के लिए आपको पता है कि पहले शुरू जो है तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद कार्बोकैटायन बनता है और उसके बाद जो है तो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करें जो हमारे आयंस, यहाँ आयंस बन रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है तो निगेटिवली चार्ज है, तो अगर कोई सॉल्वेंट जो है तो आयंस को सॉल्वेट कर सकता है, कोई सॉल्वेंट जो है तो आयंस को सॉल्वेशन कर सकता है, उनको ट्रैप कर सकता है, तो उस तरह के सॉल्वेंट यहाँ पर हमको यूज़ करना होंगे, जिन्हें कहा जाता है पोलार सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? पोलार सॉल्वेंट। तो पोलार सॉल्वेंट जो होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं और सॉल्वेशन ऑफ आयंस जो होते हैं उसके अंदर हमारा दो तरह के आयंस है, कैटायंस और एनायंस, जिसमें से हमारा सॉल्वेशन ऑफ कैटायन जो है या फिर सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें किसको देना होगा? सॉल्वेशन ऑफ एनायंस को, क्योंकि एनायंस को वेट करना है, एनायंस को रुकना है। कब तक रुकना है? तब तक रुकना है जब तक के रिएक्टेंट जो है हमारा अल्किल हैलाइड उसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट नहीं जाता है। तो सॉल्वेंट अगर ऐसा हो जो एनायंस को, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको सॉल्वेट करे, उसको जो है तो स्टेबलाइज करके रखे, तो वो ज़्यादा सुटेबल रहेंगे SN1 के लिए। तो पोलार सॉल्वेंट्स तो यूज़ होगा, लेकिन पोलार के अंदर भी जो है तो हमें किसको ज़्यादा डिसॉल्व करना है? एनायन को करना है। और एनायंस को ज़्यादा स्टेबलाइज, ज़्यादा सॉल्वेट जो करते हैं वो प्रोटिक सॉल्वेंट करते हैं। कौन से करते हैं? प्रोटिक, मतलब जिसमें जो है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन होता है H+ आयन। क्या होता है? H+ आयन। तो H+ आयन जिस सॉल्वेंट में रहेंगे और जो बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है तो न्यूक्लियोफाइल को या हमारे एनायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं, ऐसे सॉल्वेंट ज़्यादा फिजिबल रहेंगे। किसके लिए? SN1 के लिए। क्योंकि क्या करेगा प्रोटिक सॉल्वेंट? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट जो है तो हमारे एनायंस को स्टेबलाइज करेगा और एनायन के स्टेबलाइजेशन होने की वजह से हमारा जो रिएक्टेंट है अल्किल हैलाइड उसको इजीली टाइम मिल जाएगा कि वो कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ सके। उसके बाद जब कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, तो वो इजीली न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर ही लेगा। तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज्म। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए SN2 के लिए। SN2 के लिए तो SN2 मैकेनिज्म के लिए पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट सुटेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि SN2 मैकेनिज्म एक ही स्टेप में होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक तभी होता है जब बॉन्ड
टूटता है, तो अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, एनायन को स्टेबलाइज कर देगा, एनायन को सॉल्वेट कर देगा, एनायन को ट्रैप करके रखेगा, तो उसका अटैकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। हमको SN2 को फास्ट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक जल्दी करवाना होगा। न्यूक्लियोफाइल जो है तो स्ट्रांग रहेगा तो जल्दी से अटैक करके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट जो है तो प्रोटिक रहेगा तो एनायन, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग भी होगा तब भी क्या होगा कि वो अटैक जल्दी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से SN2 मैकेनिज्म स्लो हो जाएगा। दैट मीन्स polar protic solvent does not suitable for SN2 mechanism. That's why we have to use aprotic solvent. यहाँ पे हमें कोई aprotic solvent यूज करना होता है। तो aprotic solvents are aprotic solvents increase the rate of reaction of SN2 mechanism and polar protic solvents use increase the rate of reaction of SN1 mechanism. तो ये 3 फैक्टर्स थे जो SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर अफेक्ट करते हैं। पहला नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, वहाँ पर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताना है कि कौन से किसके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट थिंग, दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर, वो था न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिएजेंट। उसमें आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो रहता है वो SN2 मैकेनिज्म को फास्ट करता है, जबकि SN1 पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट है सॉल्वेंट पोलैरिटी, जिसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 में यूज करते हैं जबकि एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में यूज करते हैं। तो यहाँ तक था फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2 मैकेनिज्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो पूछिए कमेंट्स के सेक्शन में, उसका जवाब दिया जाएगा। और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। कुछ टॉपिक ही बचे हैं इस चैप्टर के, और एलिमिनेशन रिएक्शन हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।